बात 1978 की है। एक किसान जो कि संपन्न था, खुशहाल था, परिवार खुश रहता था, बस उसकी खुशी एक सदस्य को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस सदस्य ने अपने कुछ साथियों को भेजा और उसको किसान को अपने गांव में बुलवा लिया। गांव में बुलवाने के बाद उसको पहले पीटता है, पीटने के बाद उस किसान को नंगा करता है और नंगा करने के बाद उस किसान को पूरे गांव में घुमाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी उस रसूखदार व्यक्ति का, उस दबंग का दिल नहीं भरता और वो व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी से उस किसान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसे काट डालता है। जब ये बात उस इलाके में, उस गांव में फैलती है तो लोग बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक दबंग आखिरकार ऐसे कैसे कर सकता है। मगर इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस किसान के बेटे को। और उस किसान के बेटे ने कसम खाई थी कि मैं अपने बाप की हत्या का, अपने बाप के कत्ल का हर हाल में बदला लूँगा। बदला तो वो ले लेता है, मगर यहाँ से शुरू होती है उसके कत्ल करने की दास्तां की शुरुआत। वो एक दो कत्ल नहीं करता, बल्कि 200 से ज़्यादा लोगों को यूं ही मार डालता है और लगभग 250 लोगों का अपहरण करता है, लूट भी करता है। जब उसका आतंक लगातार बढ़ता चला जाता है तो आतंक के साथ साथ उसकी अच्छाइयाँ भी बढ़ रही थीं। इसलिए सरकार की नाक में उसने दम कर दिया था और एक नहीं, 2-2 राज्यों की सरकारों की नाक में दम कर दिया था। वो जैसा चाहता था, जिसको चाहता था वो उसे सांसद बनाता था, जिसको चाहता था उसको विधायक भी बनाया करता था। उसकी राजनीति में भी बहुत तगड़ी दखल हो जाती है और उसको पकड़ने के लिए सरकार को 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने पड़ जाते हैं। फिर भी वो पुलिस के हाथ नहीं लगता है तो उसका मृत शरीर हाथ लगता है। ये कहानी वाकई बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जिस इलाके की, जिस जगह की मैं कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद ऐसे व्यक्ति का जन्म नहीं होता, फिर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला चित्रकूट की, और चित्रकूट का एक इलाका है रैपुरा। इससे पहले कि मैं कहानी पे आऊँ, बात है सन 2007 की। मुख्यमंत्री मायावती शपथ लेती हैं और मुख्यमंत्री बनती हैं। उनके विधायकों की संख्या भी ठीक ठाक थी। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को जो हराया था। डीजीपी विक्रम सिंह को बनाती हैं। विक्रम सिंह को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिव कुमार, मगर दुनिया उसको ददुआ के नाम से जानती थी। मायावती ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हर हाल में इस व्यक्ति को मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। सोचने वाली बात है कि कुछ दिन पहले मायावती की उससे करीबी थी, दोस्ती थी। उसके कहने से उसके विधायक बनते थे, उसके कहने से सांसद बनते थे, और मायावती ने अब उसकी जान की कीमत लगा दी थी कि मुझे हर कीमत पर ये व्यक्ति चाहिए, वो भी मरा हुआ, यानी कि उसका एनकाउंटर। जाहिर सी बात है, कोई भी जानना चाहेगा कि आखिरकार वो व्यक्ति कौन है, क्यों उसका एनकाउंटर किया जा रहा था, क्या बात थी और उसके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए चलते हैं, इतिहास के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति जिसका नाम शिव कुमार उर्फ ददुआ, वो कौन था। ये गांव लगता है उत्तर प्रदेश का ज़िला चित्रकूट का एक रैपुरा इलाका है, और इसी इलाके का एक गांव लगता है देवकली। देवकली का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र अभी 17 या 18 साल के आसपास है। 1977 तक ये लड़का बड़े शांत स्वभाव का, एक संपन्न परिवार में इसने जन्म लिया था। 1977 में बस एक जगह जाके मारपीट कर देता है, और यही इसका अपराध समझ लीजिएगा। ये एक छोटी सी बात है, मगर 1977 के बाद जब 78 आता है तो इसके पिता को एक पड़ोसी गांव का है, रायपुर का रहने वाला जगन्नाथ, इसके पिता राम प्यारे पटेल को अपने कुछ गुंडे भेजकर बुलवाता है, और बुलवाने के बाद इसके पिता को बेरहमी से पीटता है, नंगा करता है, और नंगा करने के बाद इसके पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर देता है। जब इसे मालूम होता है कि मेरे पिता को पड़ोसी गांव यानी कि रायपुर के रहने वाले जगन्नाथ ने मार दिया है, तो वो कसम खाता है कि मैं अपनी बाप की हत्या का बदला ज़रूर लूँगा। और वो दिन भी आता है, और इसने 16 मई 1978 को अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया, यानी कि जगन्नाथ को इसने मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस आती है। पुलिस इस व्यक्ति को, यानी कि इस लड़के को जिसका नाम है शिव कुमार पटेल को साथ लेके जाती है और जेल में बंद कर देती है। 2-3 साल के बाद ये लड़का छूट जाता है, शायद ज़मानत मिल गई होगी इसलिए लड़का छूट जाता है। लेकिन अब इसका जो रास्ता था वो घर की तरफ नहीं था, क्योंकि ये इलाका जो लगता है वो बीहड़ का इलाका है, चंबल का इलाका है। और चंबल के इलाके में जब किसी के साथ ऐसी कोई वारदात होती है तो वो सामान्य ज़िंदगी जिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस लड़के ने बीहड़ का रास्ता अख्तियार कर लिया, बीहड़ का रास्ता अपना लिया, और वहाँ इसकी मुलाकात होती है
राजा रागोली से। और राजा रागोली की एक टीम के सदस्य हुआ करते थे कुर्मी उर्फ बाबा। इन दो लोगों का मिलकर एक गैंग हुआ करता था और इस गैंग का ही सदस्य बन जाता है, सक्रिय सदस्य। मगर कुछ दिन के बाद राजा रागोली की हत्या हो जाती है 1983 में, और उस टाइम बचते हैं कुर्मी उर्फ बाबा। मगर मजबूरी में आकर कुर्मी उर्फ बाबा सरेंडर कर देते हैं। अब ये लड़का जिसने क्या अभी कुछ दिन पहले ही अपने पिता की हत्या का बदला लिया था, लगभग 3 साल के आसपास इसने इन जंगल में यानी कि बीहड़ में रहकर, चंबल में रहकर डकैतों की, डाकुओं की या बागियों की कुछ बारीकियां सीखी थीं। इसका मन कर रहा था कि वो जेल ना जाए या सरेंडर न करे, बल्कि वो इसी बीहड़ में रहे और इसी बीहड़ में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। और यहाँ से शुरुआत होती है इसके सफ़र की। और वो सफ़र जो होता है वो वाकई बहुत ही ख़तरनाक होता है। दरअसल लगातार इनकी गैंग के लोगों को पकड़ा जा रहा था। पुलिस पकड़ती थी या तो एनकाउंटर कर दिया करती थी या फिर उन्हें गिरफ़्तार करके जेल में भेज दिया करती थी। और एक दिन ऐसा होता है कि यही लड़का यानी कि 20 जून 1986 को एक गांव लगता है राम का पुरवा। जब इसी के गैंग के लोगों को लगातार एनकाउंटर हो रहा है, उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, तब ये राम का पुरवा में पहुंचता है और इसे शक होता है कि इस गांव के कुछ लोग मुखबरी कर रहे हैं। और एक साथ ये अपनी टीम के साथ पहुंचता है और 9 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। 9 लोगों की सामूहिक हत्या, नरसंहार करना, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये बात जब उस ज़माने के अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है, तो एक नाम उभर कर सामने आता है, जो नाम था शिव कुमार पटेल। लेकिन उसने अपना एक नया नाम रखा था, जो नाम आगे चलकर पढ़ने लगा था ददुआ। और ददुआ डाकू, अब ददुआ डाकू की जो एक गूंज थी वो बड़े बड़े डाकुओं में शुमार होने लगी थी। और यहाँ से ही शुरू हो जाती है इसके अगले सफ़र की तरफ। जगह जगह जाकर ये लूट, डकैती, हत्याएं करना अब इसकी आदत में आ चुका था और लगातार इस तरह से कर रहा था। कभी गरीब को नहीं सताया, बल्कि किसी अमीर को इसने छोड़ा नहीं। और अमीरों से बहुत सारे पैसे लिया करता था और उन पैसों को वो गरीबों में बांट दिया करता था। गरीब की बेटियों की शादी किया करता था। और धीरे धीरे करके इसने उस इलाके में, यानी कि अगर मैं इलाके की बात करूं, उत्तर प्रदेश का झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, और मध्य प्रदेश का दतिया, टीकमपुर, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, लगभग 5000 बेटियों की ये शादी करवाता है। एक आध बार में नहीं, बहुत सारी बार में। जाहिर सी बात है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो उस व्यक्ति के चाहने वाले कितने हो गए होंगे। लगभग उस इलाके के 500 गांव के जो प्रधान थे, वो प्रधानों की इससे इतनी दोस्ती थी, बहुत ज़्यादा है। पुलिस का नेटवर्क फेल हो जाया करता था और ददुआ की जो इंटेलिजेंसी थी वो पास हो जाया करती थी। पत्ता भी हिलता था तो गांव के लोग ददुआ को जाके बता दिया करते थे कि ददुआ, आज आपकी गिरफ्तारी के लिए ये टीम आने वाली है। इसलिए उस जंगल में लगभग 15-16 जिलों में इस व्यक्ति का रसूख जो था वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और 1992 में एक बार फिर ये मढ़ियन गांव पड़ता है, वहाँ पर पहुँचता है। और वहाँ जाने के बाद यहाँ भी इस व्यक्ति को शक होता है, यानी कि ददुआ को शक होता है कि इस गांव के लोग भी उसकी मुखबरी कर रहे हैं। और यहाँ 3 लोगों की हत्या करने के बाद गांव का एक एक घर उसको वो आग के हवाले कर देता है। किसी भी व्यक्ति को, हालांकि मरते यहाँ पर 3 लोग हैं, 3 लोगों की हत्याएं होती हैं, लेकिन पूरे गांव को जला देता है। और इसका मकसद था, एक संदेश देना था कि जो भी मेरी मुखबरी करेगा मैं उसके साथ ऐसा ही सलूक करूँगा, उसके साथ ऐसा ही करूँगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे उसके समाज का हो, चाहे उसके समाज के दूसरे समाज का हो। और ऐसे ही करके ये लगातार अपनी घटनाओं को अंजाम देता चला जाता है। और एक दिन इसने 1992 में ही, जब इसका आतंक लगातार बढ़ता चला जाता है, तो एक इलाका लगता है फतेहपुर, उसका गांव लगता है नरसिंहपुर करवाहा। दरअसल इस बार पुलिस ने इसको चारों तरफ से घेर लिया। इसकी टीम में लगभग 200 लोग हुआ करते थे। जब पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, यहाँ आरपीएफ वगैरह जो बड़ी बड़ी फोर्स थी उसको भी बुलवाया जाता है। और ये उस दिन मन्नत मांगता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अगर आज तुम मुझे बचा लो तो मैं इस गांव में एक मंदिर बनवाऊंगा। और ये ऐसा ही होता है। इसके कई साथी यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन ये बच जाता है। और जब ये बचता है तो बचने के बाद जो इसने कसम खाई थी उस कसम को पूरा भी करना था। और गांव के अंदर ये कि भव्य मंदिर बनवाता है और इस बात का ऐलान कर देता है कि इस मंदिर का उद्घाटन ददुआ ही करेगा। पुलिस को भी पता चल जाता है। पुलिस ने इस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था। बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस के साथ एक मौका मिलता है कि अब की बार ददुआ शायद पकड़ा जाएगा। बात
लगभग 93 या 94 के आसपास की रही थी। लेकिन ददुआ आता ज़रूर है, ददुआ उद्घाटन भी करता है उस मंदिर का, लेकिन चला जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। हैरान करने वाली बात यही थी कि ददुआ को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा था कि आखिरकार ददुआ दिखता कैसा है, और जिन लोगों ने देखा था वो कभी भी ना तो उसका फ़ोटो उतार पाए थे। हालांकि पुलिस ने उसका स्केच भी बनवाया था, लेकिन स्केच उससे कभी मेल ही नहीं खा पाया। पुलिस के लिए ये एक चुनौती वाला विषय था। जिससे भी पुलिस पूछा करती थी कि क्या तुमने ददुआ को देखा है, या तो मुखबिरी करने वालों का अंजाम उनकी मौत होती थी, या फिर वो ददुआ के साथ चले जाया करते थे। इसीलिए उसने बेटियों की शादी कराता रहा, मगर अपने गैंग को चलाने के लिए उसको ज़रूरत थी पैसों की। इसलिए तेंदू उस इलाके में हुआ करता था पत्ता, जिससे क्या बीड़ी बनती है, जिससे क्या कुछ इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो जब लोगों ने आके शिकायत की कि ठेकेदार ज़्यादा पैसे लेता है, मज़दूरों को पैसे कम मिलते हैं, तो इसने उस इलाके के जितने भी ठेकेदार थे उन ठेकेदारों को अपने टीम के लोगों से उठवाया, बुलवाया। पहले तो ढंग से पीटा, और पीटने के बाद कहा कि मज़दूरों के साथ इस तरह का अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए मज़दूरों को उचित मजदूरी दी जाए, उनसे काम भी लिया जाए। यदि तुमने उनकी बात नहीं मानी तो शायद अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब उसने इन ठेकेदारों के पास या ठेकेदारों से मिलने जुलने की कोशिश की तो पता चलता है इस काम में आमदनी भी होती है, इस काम में पैसा भी मिलता है। तब ददुआ ने इन ठेकेदारों से अपना भी कमीशन सेट कर दिया था, और यहीं से शुरुआत होती है इसके। सरकारी ठेके जो लेने वाले होते थे, जैसे कुछ बिल्डिंगें बनाने वाले, ये सड़क बनाने वाले, या फिर तालाब बनाने वाले, इस तरह के उस दौर में जो काम होते थे सरकारी, उनके ठेके लेने वालों को इसने पकड़ना शुरू कर दिया और उनसे कमीशन बांधना शुरू कर दिया। यानी कि अब किडनैपिंग का दौर कम हो जाता है और सरकारी ठेकों में इसका कमीशन का दौर शुरू हो जाता है। और ऐसे ही चलते चलते सन 2001 आता है। सन 2001 में एक गांव लगता है लोग हटा। दरअसल यहाँ का एक लड़का है चंदन यादव। चंदन यादव के बारे में पता चलता है कि उसने भी पुलिस के सामने मुखबरी की है, और जब इससे पता चलता है तो ये अपनी टीम के लोगों को उसके गांव भेजता है, उसे वहाँ से किडनैप कराकर अपने पास बुलाता है। और पास बुलाने के बाद पहले तो उसकी पिटाई करते हैं चंदन यादव की, और पिटाई करने के बाद उसकी गर्दन को धड़ से बिल्कुल अलग करने के बाद बांस में टांग देते हैं। बांस काफ़ी लंबा होता है, और पूरी टीम के साथ, यानी कि ये बात सच थी कि ददुआ दिखता कैसा था गांव के लोग भी नहीं जानते थे, क्योंकि इस टीम में 200 लोग हुआ करते थे। कभी किसी को सामने कर दिया करता था, कभी किसी को ददुआ बना दिया करता था, लेकिन असली ददुआ जो था वो छुप कर रहता था या फिर अपने चेहरे को कवर कर लिया करता था। और उसके गांव, जिसका लोग हटा में और शायद आसपास के जो कई गांव थे, वहाँ पर उस बांस में उस सर को बांधकर पूरे गांव घुमाया जाता है। लोगों को एक मैसेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि किसी ने भी ददुआ की मुखबरी करने की कोशिश की तो ऐसा ही होता चला जाएगा। धीरे धीरे हत्याओं का दौर इस तरह से बढ़ता चला जाता है, और इसे लगता है कि शायद अब जो ज़माना लगातार बदल रहा था, सन 2002 हो जाता है, और ऐसा ज़माना आ चुका था कि शायद ये जो चंबल की में डकैती का युग था वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर था। तब इसने एक कोशिश की, एक लगा कि शायद मुझे अब राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए इसने पर्दे के पीछे रहकर राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है, और अपने बेटे, जिसका नाम है वीर सिंह पटेल, अपना भाई बाल कुमार पटेल, अपनी बेटी चिरंजू देवी पटेल और साथ में अपना भतीजा राम सिंह पटेल, इन लोगों को इसने सक्रिय कर दिया था। क्योंकि 15 ज़िलों से ज़्यादा में इस व्यक्ति का एक रसूख बन चुका था। जिसको चाहता था, जिस पर हाथ रख दिया वो विधायक बन जाया करता था, जिस पर हाथ रख दिया वो एमएलए बन जाया करता था, जिस पर हाथ रखा वो ब्लॉक प्रमुख बन जाया करता था, और जिस पर हाथ रखा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाया करता था। हालांकि कभी ददुआ सामने नहीं आया, लेकिन अपने परिवार के लोगों को इसने ऐसे किया। भाई को सांसद बनाया तो बेटे को एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो एक बार एमएलए बनाया। बेटी को ब्लॉक प्रमुख बनाया तो सगे भतीजे को पट्टी से विधायक बनाया। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए राजनीति में दखल शुरू हो जाती है और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। इससे पहले नज़दीकियां थीं मायावती के साथ। मायावती की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, और मायावती की पार्टी को ज्वाइन करने के बाद पूरी शिद्दत के साथ इलेक्शन लड़वाया जाता है, लेकिन मायावती हार जाती हैं और मुलायम सिंह यादव जीत जाते हैं। जब मुलायम सिंह यादव जीत जाते हैं तो ये लगता है कि क्यों ना मायावती का साथ छोड़ दिया जाए, इसलिए वो मुलायम सिंह यादव के साथ चले जाते हैं। और सन 2007 से पहले जो सरकार थी वो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मगर जब सन 2007 में इलेक्शन आता है, और इलेक्शन आने के बाद ये मुलायम सिंह यादव के साथ ही थे, मायावती को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। किस्मत को मंजूर था कि मायावती को ये
शायद मई का महीना था, मई 2007 में मायावती शपथ ग्रहण करती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं और वो बनाती हैं डीजीपी यानी कि विक्रम सिंह को, और विक्रम सिंह से कहती हैं कि ये ददुआ नाम का जो व्यक्ति है जिसका नाम शिव कुमार पटेल है, मुझे ये व्यक्ति हर हाल में इसका एनकाउंटर चाहिए। जब मुख्यमंत्री सीधा इन्वॉल्व हों, शायद उन्हें किसी बेइज्जती का बदला लेना था, शायद वो क्योंकि आमना सामना हो चुका था इसलिए उन्हें लगता था कि इस व्यक्ति को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि इस व्यक्ति पर लगातार किडनैपिंग और लूट, डकैती, हत्याओं जैसे आरोप भी चल रहे थे। 200 से ज़्यादा इसने कत्ल किए थे, 250 से ज़्यादा इसने अपहरण, लूट वगैरह की थी। तो इसलिए मायावती के इस आदेश को डीजीपी विक्रम सिंह बड़ी गंभीरता से लेते हैं और आईपीएस ऑफिसर यानी कि एसएसपी अमिताभ यश को तैयार करते हैं और एसीपी अनंत देव को तैयार करते हैं। कहते हैं कि मुझे हर हाल में इस व्यक्ति का एनकाउंटर चाहिए। और इसके बाद 21 जुलाई 2007 को ये एसटीएफ के साथ एक टीम गठित की जाती है। लगभग 40 से ज़्यादा पुलिस वाले इसमें साथ थे और उसी इलाके में, जिस इलाके में ददुआ का दबदबा हुआ करता था, वहाँ जाकर ये टीम घूमने लगती है। लगभग 24 घंटे के सफ़र करने के बाद एक मुखबिर इन्हें मिलता है और मुखबिर जब मिलता है, मुखबिर से ये टीम जो होती है एसएसपी यानी कि अमिताभ यश कहते हैं कि हम सिर्फ यहाँ घूमने के लिए आए हैं, हमारा इरादा किसी को मारना या किसी को परेशान करना नहीं है। इसलिए ददुआ बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है और 21 जुलाई को उसका एक छोटा पटेल एक नाम था व्यक्ति का, जो बहुत ही ज़्यादा करीबी ददुआ का रहा था, उसका एनकाउंटर होता है और साथ में 3 लोग और मारे जाते हैं। अगले ही दिन अब इन्हें लग जाता है कि हमारा जो टारगेट है बहुत करीब है, यानी कि 22 जुलाई 2007 को ददुआ सहित 10 लोग एनकाउंटर में मारे जाते हैं। और ये बताया जाता है कि क्योंकि पुलिस ने इनको छल के साथ मारा था, क्योंकि राजनीति में इन लोगों की दखल हो चुकी थी, राजनीति में इनकी अच्छी खासी पकड़ हो चुकी थी, इसीलिए इन्होंने एक ऐसी चाल चली और ददुआ को ज़िंदा तो ये पकड़ नहीं पाए। लगभग 32 साल के इस सफ़र में लगातार ये अपराध पर अपराध हो रहा था, तो इसलिए ज़रूरी था कि हाँ, इस ऐसे अपराधी का अंत तो होना ही चाहिए था, क्योंकि उसने अच्छा काम तो किया नहीं था। एक कहावत है गाँव की कि कातिल की मौत भी कत्ल होती है, इसलिए इस व्यक्ति का जाना ज़रूरी था। मगर इसने जो फतेहपुर के इलाके में जो अपना एक मंदिर बनवाया था, उस मंदिर में आज भी इस व्यक्ति की मूर्ति रखी हुई है, इसकी पत्नी की भी मूर्ति रखी हुई है और लोग आज भी इस व्यक्ति की पूजा करते हैं। उस इलाके में लोग आज भी इसे अपना भगवान मानते हैं। ये भगवान था, बागी था, डकैत था, डाकू था, क्या करें, लोगों की अलग अलग आस्था है। कानून की नज़रों से देखो तो एक अपराधी था और उस इलाके की नज़रों से देखो तो ये एक भगवान था। जो भी था इसके लिए आप ही खुद ही डिसाइड करें, लेकिन वाकई वो बहुत दिलचस्प इंसान था जिसने 5000 से ज़्यादा बेटियों की शादियां की, उनका कन्यादान किया, उनका पिता बनकर उनको हमेशा के लिए उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दिया। दोस्तों, इस ददुआ की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।